नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे ऑक्साइड्स के बारे में कि ऑक्साइड होता क्या है। तो सबसे पहले जानो कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ एनी एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट का बाइनरी कंपाउंड इन विच वन ऑफ द एलिमेंट इज ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। मींस व्हाट, कि बाइनरी कंपाउंड सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज बाइनरी कंपाउंड। तो बाइनरी कंपाउंड होता है कि वैसा कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट है, जैसे कि मान लो MgO है ना, इसमें दो एलिमेंट, CaO दो एलिमेंट है, Na2O इसमें भी दो एलिमेंट है, CaCO3 देखो तो इसमें दो एलिमेंट है क्या? नहीं, इसमें दो एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर आप लोग गौर करो, एक दो और तीन एलिमेंट है, इसमें कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन है। तो इसे हम लोग बाइनरी कंपाउंड काउंट नहीं करेंगे। बाइनरी कंपाउंड होता क्या है? तो वैसा कंपाउंड जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट हो, तो उसे हम लोग बाइनरी कंपाउंड बोल सकते हैं। तो ये देखो तो बाइनरी कंपाउंड है कि नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम लोग ऑक्साइड नहीं बोलेंगे। ऑक्साइड होता क्या है कि वैसा बाइनरी कंपाउंड किसी भी दो एलिमेंट का जिसमें कि एक एलिमेंट जो है वो पक्का ऑक्सीजन हो, उसे बच्चों हम लोग क्या नाम दे देंगे? ऑक्साइड। यानी कि यहाँ पर ऑक्साइड कौन है? CaO, MgO, Na2O। लेकिन ये ऑक्साइड नहीं है, ये ऑक्साइड नहीं है। क्लियर है ऑक्साइड क्या होता है? अब ऑक्साइड जो होता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, जैसे कि हम लोग कार्बन के ऑक्साइड की बात करें तो कार्बन जो होता है दो तरह का ऑक्साइड बनाता है, CO और CO2, और दोनों के नेचर और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारा अंतर होता है। तो हम लोग यहाँ पर अब सीखते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो अलग अलग तरह का ऑक्साइड बनाता है, उन सारे ऑक्साइड की क्या क्या खासियतें होती हैं। तो दरअसल खासियत के ही आधार पर, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, हम लोग ऑक्साइड्स को कुल मिलाकर तीन तरीकों से बांटते हैं। कितने तरीकों से बच्चों? 3 काइंड ऑफ ऑक्साइड्स। वो क्या क्या? तो वो होता है एसिडिक ऑक्साइड, दूसरा जो होता है वो होता है बेसिक ऑक्साइड, और तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्साइड को हम लोग उसके कैरेक्टर के आधार पर कितने तरीकों से बांट सकते हैं? 3 तरीकों से। एक को बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड, और एसिडिक ऑक्साइड जो होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? बाय नॉन मेटल्स। तो याद हो गया आप लोगों को कि एसिडिक ऑक्साइड किसके द्वारा बनता है? नॉन मेटल्स के द्वारा। बेसिक ऑक्साइड की बात करें तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है कौन? तो मेटल्स। और न्यूट्रल ऑक्साइड जो होता है कुछ होता है जो कि ना एसिड से रिएक्ट करेगा ना बेस के साथ रिएक्ट करेगा, उसे हम लोग लास्ट में देखते हैं। तो बच्चों हम लोग एक एक करके चलते हैं आगे, और सबसे पहले जानते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है। तो एसिडिक ऑक्साइड, तो एसिडिक ऑक्साइड में एक बात तो हम लोगों ने पहले ही जान लिया कि द बाइनरी कंपाउंड, the binary compound of non metals, किसका? तो नॉन मेटल्स के बाइनरी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? आर ऑक्साइड। लेकिन किसके साथ? विथ ऑक्सीजन। समझे? तो विथ ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन के साथ जो कोई नॉन मेटल का कंपाउंड होगा, उस नॉन मेटल को कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड, तो एसिडिक ऑक्साइड जो होता है ना, सच ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ बेसेस, यानी कि इस तरह का ऑक्साइड जो होता है बेस के साथ रिएक्ट करता है, एंड शो एसिडिक कैरेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है कि किस तरह का कैरेक्टर शो करेगा, ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, है कि नहीं बच्चों? इसका एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसके एग्जांपल एकदम सिंपल से हैं, जैसे कि नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड, जैसे कि कार्बन नॉन मेटल है तो कार्बन का ऑक्साइड, जैसे फास्फोरस नॉन मेटल है तो फास्फोरस का ऑक्साइड, या फिर हम लोग P2O5 या P4O10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि P2O5 अक्सर P4O10 के रूप में रहता है। और भी नॉन मेटल ऑक्साइड है जैसे Cl2O7, SO3 एटसेट्रा। ये सब का सब जो है गौर करो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो ऑलवेज एसिडिक होते हैं कि बेसिक? वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड होता है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि इन सारे एसिडिक ऑक्साइड को जब आप पानी में डालोगे तो क्या होगा। जैसे कि हम लोग इन सारे ऑक्साइड को देखते हैं, जैसे सबसे पहले N2O5 था, दूसरा है CO2, तीसरा है P4O10,
चौथा है SO3, पांचवा है Cl2O7। ऐसा कई तरह का नॉन मेटल का ऑक्साइड हो सकता है। इन सारे ऑक्साइड को जैसे आप लोग पानी में डालोगे, H2O के साथ ट्रीट करोगे, तो H2O के साथ ट्रीट करके ये स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब का सब किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखो N2O5 को पानी में डालोगे ना, तो HNO3 बना लेता है, यानी कि क्या बना लिया बच्चों? ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह CO2 को पानी में डालोगे तो ये H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे P4O10 को पानी में डालोगे तो ये H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक, ये फॉस्फोरिक एसिड में देखो कन्वर्ट हो गया है कि नहीं। और इसी तरह SO3 को पानी में डालोगे तो ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और जैसे Cl2O7 को पानी में डालोगे तो ये HClO4 यानी कि परक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो लेकिन आप लोग गौर करोगे ये जो ऑक्साइड था ये भी एसिडिक, और पानी में डालने के बाद जो सब्सटेंस बना वो भी एसिडिक होगा। और इस दौरान ऑक्सीडेशन नंबर में कोई तब्दीली नहीं आती। यहाँ नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ भी नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ कार्बन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ भी +4 है, यहाँ फास्फोरस का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर भी सल्फर का +6 है, यहाँ क्लोरीन का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर भी इस क्लोरीन का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी कि आप लोग गौर कर रहे हो कि जब हाइड्रोलाइज होता है कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड, तो वो हाइड्रोलाइज होने के बाद अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी संभव उतना ही रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो नॉन मेटल का ऑक्साइड मैंने यहाँ पर लिख रखा था, ये सारा का सारा नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा कंपाउंड होता है? कोवैलेंट। ये सब का सब कोवैलेंट कंपाउंड होता है। और ये किस फिजिकल स्टेट में होता है? तो या तो ये गैस रहेगा, या तो लिक्विड रहेगा, या तो सॉलिड रहेगा। तो सर बताओ यहाँ पर कुछ नया बात क्या है? तो यहाँ पर क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड होने की वजह से इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है। कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये या तो गैसियस स्टेट में रहता है, या फिर लिक्विड या सॉलिड रहेगा, तो वो भी कैसा? तो वोलेटाइल। याद रहेगा ना कि ये सब का सब लिक्विड या सॉलिड स्टेट में भी रहा तो किस फॉर्म में रहेगा? वोलेटाइल लिक्विड या वोलेटाइल सॉलिड के रूप में रहेगा। अब बच्चों हम लोग दूसरे ऑक्साइड की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा ऑक्साइड जो था वो क्या था? बेसिक ऑक्साइड। ठीक है ना? तो यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं बेसिक ऑक्साइड के बारे में सबसे पहली बात कि मेटल्स जो होता है इस तरह का ऑक्साइड बनाता है। कहने का मतलब ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक ऑक्साइड। ठीक है ना? कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? बेसिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर मेटल के ऑक्साइड को हम लोग बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन आप लोग गौर करोगे कि ये सारा का सारा ऑक्साइड जो होता है सामान्य तौर पर जनरली ये सब का सब क्या होता है? आयनिक सॉलिड होता है। आयनिक सॉलिड होगा तो बताओ तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पोजेसेस करेगा या लो? हाई MP एंड BP। ये अच्छा खासा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। इन सबों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो मेटल है, मेटल जो होगा वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव की हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव? तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो कहने का मतलब कि हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस जो होता है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। और ये सब का सब, ये जितना भी ऑक्साइड होता है, ये सब का सब बेसिक नेचर का होता है। ये किस नेचर का? नाम से ही पता चल रहा है बेसिक नेचर का। सो रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ। इसका एग्जाम्पल जो होगा वो क्या क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड का कई सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे Na2O, ये सोडियम का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड। MgO, और भी हो सकता है जैसे Fe2O3, FeO वगैरह वगैरह। कई तरह का ऑक्साइड जो है, जो मेटल का ऑक्साइड है, यहाँ पर गौर भी कर रहे होंगे आप लोग, SrO, K2O एटसेट्रा, ये सब का सब जो है बेसिक ऑक्साइड है या फिर एसिडिक ऑक्साइड है। ये सब का सब बेसिक ऑक्साइड है। इन सारे बेसिक ऑक्साइड को अगर आप पानी में डालोगे, जैसे कि देखो Na2O है, K2O है, MgO है, CaO है, FeBaO है,
तो ये जितना भी है ये सब का सब पानी में जाने पर स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि Na2O को पानी में डालो, K2O को पानी में डालो, MgO को पानी में डालो, CaO को पानी में डालो, H2O को पानी में डालो, तो क्या गौर करोगे ये सब का सब क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? NaOH नहीं, KOH, MgOH होल 2, CaOH होल 2, BaOH होल 2। तो आप लोग गौर कर रहे होगे ये सब का सब स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं? ये सब का सब स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि इस तरह के मेटल के ऑक्साइड को पानी में डालने पर ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है? बेस में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं बच्चों? अब बच्चों हम लोगों ने जाना कि मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म हो सकता है वो क्या? एम्फोथेरिक ऑक्साइड, यानी कि ऐसा भी तो ऑक्साइड देखने को मिलता है दैट एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, दैट एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड की तरह भी काम करे और बेस के भी तरह काम करे। तो उस तरह के ऑक्साइड को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एम्फोथेरिक के ऑक्साइड क्या होता है कि उस तरह का ऑक्साइड जो एसिड की तरह भी काम करे और बेस के तरह भी काम करे। तो किस तरह का एलिमेंट जो है ऐसा ऑक्साइड बनाता है? तो आप लोग गौर करो, ये जो पीरियोडिक टेबल हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये मान लो कि ये है क्या? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आप लोग गौर करोगे ना, इस तरह से ना रहता है पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर इस तरह से और भी है, गौर करो यहाँ पर 4 5 और ये 6 इस तरह से है। इसे मिटा देता हूं मैं इधर किनारे किनारे, ठीक है ना, और इधर भी नीचे से मैं मिटा दिया, ठीक है। और नीचे जान लो कि कितने ग्रुप रहते हैं, ये पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। यहाँ पर जो पीरियड 1 है शॉर्टेस्ट पीरियड हुआ और पीरियड 2 और 3 को हम लोग शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, और ये है आपका लॉन्ग पीरियड वगैरह, ठीक है ना, ये सब मान लेते हैं लॉन्ग पीरियड। और इधर भी कुछ कुछ एलिमेंट होता है, ठीक। तो पीरियोडिक टेबल में ये जो बॉर्डर लाइन होता है, यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है ये सब मेटल एस ब्लॉक में होता है ना, एस ब्लॉक में ये सब मेटल, डी ब्लॉक में भी सब मेटल है, यहाँ हाइड्रोजन को छोड़ के। और यहाँ पर अगर आप लोग गौर करो कि पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में इस लाइन के इर्द गिर्द जितने भी एलिमेंट होते हैं, शुरुआत में ही मैंने बताया था कि इधर जो है नॉन मेटल है और इधर क्या है? मेटल है। तो ये जो बॉर्डर लाइन है ना, तो बॉर्डर लाइन के आसपास जितने भी एलिमेंट होते हैं इस लाइन के आसपास, उस तरह के एलिमेंट का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा ऑक्साइड होगा? वो एम्फोथेरिक ऑक्साइड होगा, ठीक है ना। यानी कि एलिमेंट्स which are present at borderline, BORDER, borderline of metals and non-metals in periodic table। periodic table में मेटल और नॉन मेटल के बॉर्डर लाइन पर जो रहता है, इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन periodic table act as, किस तरह से काम करेगा? act as या फॉर्म, कैसा ऑक्साइड बनाता है? फॉर्म एम्फोथेरिक ऑक्साइड। और एम्फोथेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं? जो एसिड और बेस दोनों के तरह काम करे, मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट भी करे। यदि वो एसिड की तरह खुद काम करेगा तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और बेस की तरह खुद काम करेगा तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? बेरिलियम ऑक्साइड, ये सब एग्जांपल एम्फोथेरिक ऑक्साइड का याद रखना बहुत जरूरी है। तो बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, इसी तरह से और भी है Al2O3, इसी तरह से और भी हो सकता है PbO, लेड का जितना भी ऑक्साइड होता है, PbO2, Pb3O4, ये लेड का जितना भी ऑक्साइड है ये सब का सब कैसा ऑक्साइड है? एम्फोथेरिक ऑक्साइड है। Ga2O3, ZnO एटसेट्रा, ऐसा कई तरह का ऑक्साइड होता है जो कि किस तरह से काम करता है? ये सब का सब एम्फोथेरिक ऑक्साइड की तरह काम करता है। तो यहाँ पर ये सवाल आता है कि मेटलॉइड के ऑक्साइड को क्या हम लोग एम्फोथेरिक ऑक्साइड बोलते हैं? तो इसका जवाब होता है हाँ, मेटलॉइड के ऑक्साइड को हम लोग एम्फोथेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। लेकिन ये 100% ट्रू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री है तो लॉट ऑफ एक्सेप्शन। यहाँ पर क्या देखा जाता है, जैसे कि बेरिलियम तो मेटलॉइड नहीं है, ये तो मेटल है। एल्यूमिनियम तो मेटलॉइड नहीं है, ये मेटल है। लेड तो मेटलॉइड नहीं है, ये मेटल है। तो देखा क्या जाता है, तो मेटलॉइड का ऑक्साइड एम्फोथेरिक होता है, लेकिन कई सारे मेटल और नॉन मेटल, जैसे सिलिकॉन कहाँ है, सिलिकॉन SiO2 भी कभी कभी दे देता है, एम्फोथेरिक कैरेक्टर्स की तरह शो करता है। तो ये सिलिकॉन
तो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का भी ऑक्साइड कभी कभी किस तरह से काम करेगा, मेटल का भी ऑक्साइड और नॉन मेटल का भी ऑक्साइड दोनों किस तरह से काम करने लगता है, एम्फोथेरिक ऑक्साइड का। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या ध्यान रखना है कि जो भी एम्फोथेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, एम्फोथेरिक ऑक्साइड का जो भी एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे से रिमेम्बर कर लो, तो वो आप ज्यादा बेहतर स्टूडेंट बनते हो, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल चैप्टर जब मैंने पढ़ाया है तो वहां पर इंडिविजुअली लिख दिया है कि कौन कौन सा एलिमेंट का ऑक्साइड सामान्य तौर पर एम्फोथेरिक ऑक्साइड होता है। अब सवाल आता है कि वाटर के ऑक्साइड को क्या बोलेंगे। वाटर का ऑक्साइड, वाटर को अगर आप लोग एसिड के साथ ट्रीट करो तो ये H3O+ बनाता है। वाटर को अगर आप लोग गौर करो तो वो डिसोसिएट होके OH- भी देता है, यानी कि वाटर जब H+ के साथ रिएक्ट, तो ये एम्फोथेरिक ऑक्साइड जो होता है, एम्फोथेरिक ऑक्साइड ये तो ठीक है। हाँ, बात कर रहे थे वाटर की। वाटर क्या होता है ना कि इसे हम लोग एम्फोथेरिक माने या न्यूट्रल ऑक्साइड माने, तो इस बात को लेकर कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर कभी कभी बुक में देखोगे ना कि वाटर को न्यूट्रल ऑक्साइड भी माना जाता है, कभी कभी एम्फोथेरिक ऑक्साइड भी माना जाता है। न्यूट्रल ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाटर का पीएच वैल्यू जो होता है 7 होता है, और वाटर का पीएच वैल्यू 7 होने की वजह से वाटर न्यूट्रल होता है। ये ना तो एसिड की तरह काम करता है ना तो बेस की तरह काम करता है। साथ ही साथ लिटमस पेपर के तरह टुवार्ड्स भी ये न्यूट्रल होता है। कहने का मतलब लिटमस पेपर का कलर चेंज करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि वाटर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। जैसे H3O+ + Cl- ये एसिड के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अनुसार ये ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस हो जाएगा। उसी तरह वाटर को अगर किसी बेस के साथ आप लोग रिएक्ट करवाओगे, जैसे कि मान लेते हैं NH3 वगैरह के साथ, तो क्या गौर करोगे, H2O जो है अपना H+ इसको दे देगा और खुद क्या बना लेगा, OH- प्लस NH3+। तो यहाँ आप लोग क्या गौर कर रहे हो कि ये बेस के साथ रिएक्ट करके ये ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड की तरह काम कर रहा है कि नहीं। तो तुम गौर करोगे कि कभी वाटर जो होता है बेस की तरह काम किया और कभी वही वाटर किस तरह से काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, वाटर चूंकि एसिड और बेस दोनों की तरह काम किया तो इस वजह से वाटर एम्फोथेरिक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना कि कभी वाटर न्यूट्रल भी हो सकता है, कभी एसिड एम्फोथेरिक भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड किसे बोलते हैं, वैसा ऑक्साइड दैट नीदर रिएक्ट विथ एसिड, जो कि ना एसिड के साथ रिएक्ट करे नॉर विथ बेस, जो ना एसिड के साथ रिएक्ट करे ना ही बेस के साथ। और इसका एग्जांपल 2-3 ही होता है और उस एग्जांपल को अच्छे स्टूडेंट की आदत होनी चाहिए उसे याद कर लें। यानी कि ये 3 एग्जांपल है, 3 एग्जांपल तो हर किसी को याद हो ही जाना चाहिए। क्या क्या, CO, NO और N2O, ये 3 जो होता है ये कैसा ऑक्साइड होता है बच्चों, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को याद भी हो गया। तो बताओ तो ऑक्साइड को हम लोगों ने कितने तरह से बांटा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसिडिक ऑक्साइड जिसे कौन बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड जो है वो नॉन मेटल बनाता है। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, वोलेटाइल होता है, याद हुआ। इसी तरह से बेसिक ऑक्साइड की बात करें तो बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, तो मेटल का ऑक्साइड जो होता है सामान्य तौर पर बेसिक होता है। ये सामान्य तौर पर आयनिक कंपाउंड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और तीसरा जो होता है दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। और न्यूट्रल ऑक्साइड तो 3 ही होता है जो ऊपर आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, जो ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करे ना ही बेस के साथ रिएक्ट करे। हाउएवर यहाँ पर ये तीनों का तीनों न्यूट्रल ऑक्साइड गैस है। और इसमें लाफिंग गैस कौन सा है वो आप लोग बता देना कि लाफिंग गैस कौन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ कि एक और तरह का ऑक्साइड जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो क्या था, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोथेरिक ऑक्साइड को आप लोग एक सेपरेट क्लास भी मान सकते हो, या फिर एम्फोथेरिक ऑक्साइड आप लोग सोच सकते हो कि वैसा ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली एम्फोथेरिक ऑक्साइड ही है, ठीक है ना। जैसे एसिडिक ऑक्साइड की हम लोग बात करें, जैसे हम लोग आते हैं एसिडिक ऑक्साइड पर। एसिडिक ऑक्साइड क्या था, जैसे N2O5, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये बिल्कुल रिएक्ट करेगा। बेसिक ऑक्साइड की बात करें तो बेसिक ऑक्साइड का एग्जांपल MgO ले लेते हैं, ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करें अगर, जैसे NO ले लेते हैं, ये किसी बेस और या फिर NO को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे
तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये खासियत होता है न्यूट्रल ऑक्साइड का। लेकिन अगर हम लोग आ जाते हैं एम्फोथेरिक ऑक्साइड पर, तो एम्फोथेरिक ऑक्साइड जैसे हम लोग ZNO ले लेते हैं। ZNO को अगर आप लोग एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो एसिड के साथ ZNO रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ZnCl2 प्लस H2O, सही है ना। इसी तरह ZNO को किसी बेस के साथ अगर आप लोग रिएक्ट करवा दो कि ये बेस के साथ बैलेंस करने के लिए यहाँ पर वाटर लगता है, तो यह क्या बना लेगा, Na2ZnOH4। तो ये देखो बेस के साथ भी रिएक्ट कर गया कि नहीं कर गया। तो यहाँ पर ZNO चूंकि एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, इस वजह से ZNO जो है वो एम्फोथेरिक ऑक्साइड है। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे Al2O3 है, ये इसे भी आप लोग एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ, ये बना लेगा AlCl3 प्लस H2O। तो देखो तो एसिड के साथ रिएक्ट करा ना। इसी तरह से Al2O3 को किसी बेस के साथ अगर आप लोग रिएक्ट करवाते हो, पानी यहाँ लगता है बैलेंस कराने के लिए, तो ये बना लेता है Na3AlOH6। तो ये आप लोग गौर कर रहे हो, ये बेस के साथ भी रिएक्ट किया। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम चूंकि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, इस वजह से यहाँ Al2O3 भी एम्फोथेरिक ऑक्साइड है कि नहीं है, यहाँ Al2O3 भी एम्फोथेरिक ऑक्साइड है कि नहीं बच्चों। अब हम लोग बच्चों पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड को समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो होता है, ट्रेंड TREND, ट्रेंड ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ, कहां, तो इन पीरियोडिक टेबल। कि पीरियोडिक टेबल में एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड क्या होता है। तो यहां पर जानो आप लोग, और जानना क्या है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो जितना ज्यादा नॉन मेटालिक होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर होगा। यानी कि मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा, उतना खराब एसिडिक स्ट्रेंथ उसमें होगा, सही है ना। इसी तरह से हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर, सही है ना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मेटालिक कैरेक्टर। यानी कि मेटालिक कैरेक्टर कोई भी एलिमेंट का जितना बढ़ते चले जाएगा वो उतना ज्यादा बेसिक होते चले जाएगा, है कि नहीं बच्चों। वो है ही, आप लोग हम बोल रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल में चले जाते हैं। जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में चले गए, ये है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आप लोग बताओ कि ये जो मेटालिक कैरेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो ये लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर घटते चले जाते हैं ना। इधर जाओगे पीरियोडिक टेबल में, इस साइड का एलिमेंट ज्यादा मेटालिक होगा और नीचे का एलिमेंट ज्यादा मेटालिक होगा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है उसमें क्या खासियत होगा, जस्ट उल्टा होगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर किधर ज्यादा होगा, इस साइड, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऊपर ज्यादा होगा। तो ये क्या लिखे हैं, यहाँ पर हम लिखे हैं कि इन ए सर्टेन ग्रुप अपॉन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज इंक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, एंड इन ए सर्टेन पीरियड अपॉन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, सही है। तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो बताओ ये जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड है ना, ये ऑक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ का बात करें तो ऑक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ मेटालिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप लोग बताओ कि किसी पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा, सही है ना। और किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो वो मेटालिक कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो सिमिलर बात एसिडिक स्ट्रेंथ पर भी लागू होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो ये जस्ट रिवर्स होगा कि इन ए पीरियड अपॉन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, एंड इन ए ग्रुप अपॉन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे किसी पीरियड को हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर पीरियड 2, यानी कि पीरियड 3 मान लेते हैं कि ये शॉर्ट पीरियड है। शॉर्ट पीरियड किसको बोलते हैं बच्चों, पीरियड 2 और 3 को हम लोग क्या नाम देते हैं, शॉर्ट पीरियड। तो यहाँ शॉर्ट पीरियड में जो एलिमेंट है ध्यान से देखना, सबसे पहला एलिमेंट क्या है, सोडियम, तो उसका ऑक्साइड ये है।
दूसरा एलिमेंट क्या है, मैग्नीशियम, तो उसका ऑक्साइड ये है। तीसरा एलिमेंट बताओ तो मैग्नीशियम के बाद कौन सा होगा, एल्यूमिनियम, तो उसका ऑक्साइड ये है। उसके बाद कौन, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, तो उसका ऑक्साइड हो गया। सिलिकॉन के बाद बताओ कौन सा है, फास्फोरस, तो P2O5 उसका ऑक्साइड हो गया। सल्फर SO3Cl2O7, और नॉन मेटल तो सॉरी नोबल गैस तो ऑक्साइड बनाता ही नहीं है। ऐसे में यहाँ पर जानकारी के लिए लिख दूं, उसका जरूरत नहीं है। यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। और आप लोग गौर करोगे ये उसमें इन सारे एलिमेंट में मौजूद बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए Na2O जो है ना ये स्ट्रांगली बेसिक है, ये स्ट्रांगली बेसिक है। MgO जो होता है ये बेसिक होता है। Al2O3 जो होता है ना दिस इज एम्फोथेरिक, सही है ना। SiO2 और P2O5 जो है ये एसिडिक ऑक्साइड है, और SO3 और Cl2O7 जो है दिस इज स्ट्रांगली एसिडिक ऑक्साइड। ओके, तो तुम लोग क्या गौर किए कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर घट गया, इधर नॉन मेटालिक ज्यादा है और मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा है। तो मेटालिक कैरेक्टर किधर बढ़ा, तो इस साइड बढ़ा। तो जिस साइड मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है उस साइड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड ज्यादा हो गया है कि नहीं, उस साइड क्या ज्यादा हो गया बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, सही है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड किधर बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड जो है ये बच्चों बढ़ जाता है। अब हम लोग ग्रुप का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो ग्रुप 13 को हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं। ग्रुप 13, ठीक है ना, बोरोन फैमिली जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या है, बोरोन फैमिली, ठीक है। तो ये अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इस ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और क्या है, थैलियम, ठीक है ना। सबका ऑक्साइड लिखते हैं, तो ऑक्साइड B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3 और Tl2O3, ये सब जो है इन सबों का ऑक्साइड है। तो यहाँ पर तुम बताओ कि B2O3 जो होता है ये कैसा ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। बोरोन नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। Al2O3 जो है दिस इज एक्चुअली एम्फोथेरिक, सही है ना। ये जो है वीकली बेसिक है, मतलब सप्ताह में एक दिन, वीकली बेसिक मतलब कमजोर बेस। और ये जो है Tl2O3 ये बेसिक ऑक्साइड है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप लोग गौर कर रहे हो कि ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है कि घट रहा है, मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है। और मेटालिक कैरेक्टर जैसे बढ़ेगा तो हम लोगों ने क्या देखा कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है ऑक्साइड का वो भी बढ़ जा रहा है कि नहीं, ऑक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ जा रहा है। और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा आप लोग यहाँ पर देखो कि एसिडिक स्ट्रेंथ, ये उल्टा लिख दिया मैंने, एसिडिक स्ट्रेंथ किधर बढ़ेगा बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ऊपर बढ़ जाएगा, सही है ना, कि ऊपर जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होते चले जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, +3 क्योंकि एक ग्रुप का मेंबर है तो एक ग्रुप के मेंबर में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबों का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताता हूं कि अगर कोई नॉन मेटल, अगर कोई इफ एनी नॉन मेटल फॉर्म more than one different kind of oxide, more than one different kind of oxide, देन तो क्या होगा कि नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का जितना भी ऑक्साइड होगा वो सबका सब एसिडिक होगा, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अलग अलग ऑक्साइड है ना, अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में बनाया, तो क्या होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑक्साइड, यानी कि उस ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ज्यादा होते चले जाएगा। आप लोग ध्यान से देखो, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड को हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होता है +1 से लेकर +5 तक हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड आता है। N2O है, NO है, N2O3 है,
NO2 है और N2O5 है। दिखा आप लोगों को, ये 5 तरह का ऑक्साइड मान लो नाइट्रोजन बनाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, यहाँ पर है +2, यहाँ +3, यहाँ +4 और यहाँ पर है बच्चों क्या ऑक्सीडेशन नंबर +5। तो आप लोगों को पता होना चाहिए N2 और NO जो है दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। ये जो N2O3 है ये एसिडिक ऑक्साइड है और NO2 और N2O5 जो है ना दीज आर स्ट्रांगली एसिडिक। ये दोनों जो है बहुत ही तगड़ा एसिड की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनमें से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे किधर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट राइट बढ़ रहा है और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर बढ़ते चले जाएगा। ये इसका और भी कई सारा एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल में देखें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर का भी ऑक्साइड देखो, तो इस सल्फर ऑक्साइड SO2 है, SO3 है। आप लोगों से पूछा जाए कि SO2 और SO3 में कौन सा स्ट्रांगली एसिडिक है, दोनों एसिडिक है लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो किसका ज्यादा होगा बच्चों, SO3 का। क्यों, तो आप लोगों को पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर चूंकि SO3 का ज्यादा है इस वजह से SO3 जो होगा इन दोनों में ज्यादा एसिडिक होगा। इसी तरह एग्जांपल हम लोग लेते हैं और उसमें लिखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ CHLORINE, क्लोरीन। कि क्लोरीन भी मान लो एक से अधिक कई तरह का ऑक्साइड बनाता है, जैसे Cl2O7, Cl2O5, Cl2O3 और Cl2O मान लेते हैं। तो यहाँ पर बताओ कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है कितना, +7, +5, +3 और +1। तो आप लोग गौर करो ये सब का सब एसिडिक ऑक्साइड है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इधर बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी किधर बढ़ेगा। ये सारा बात जो है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड के लिए। अब एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पूछता है ना कभी कभी कि ABCD 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया है और पूछ लेगा इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि डिकम्पोज होकर एसिडिक और बेसिक दोनों ऑक्साइड देता है। तो उसमें खासकर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, CaCO3, MgCO3, इस तरह का कंपाउंड जो है ना ये सब हाईली अनस्टेबल सब्सटेंस होता है। तो इसको अगर आप लोग गर्म करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे टूटा तो CaO और CO2 देगा ना, ये MgO और CO2 देगा ना। तो आप लोग देखो ये जो CO2 है ये तो एसिडिक ऑक्साइड हो गया, नहीं कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो क्या होगा बच्चों, एसिडिक। और ये CaO और MgO जो है ये कैसा मेटल का ऑक्साइड है तो ये कैसा होगा बच्चों, बेसिक। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोग आराम से बना सकते हो। एक और तरह का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, उसमें कभी कभी पूछता है कि ऑक्साइड है ग्रुप 14 का, ग्रुप 14 का ऑक्साइड है जैसे CO2, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन है और लेड है। पूछता है इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ किधर ज्यादा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ तो किस साइड ज्यादा होगा, ऊपर से नीचे आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस साइड ज्यादा होगा। बेसिक स्ट्रेंथ अगर पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ नीचे जाने पर ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किधर ज्यादा होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो गया बच्चा काम से। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर आप लोग कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर जो पहले लेक्चर में मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट आप लोगों को पढ़ाया था ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या बताया था कि ग्रुप 14 है, ये ग्रुप 14 है ना कार्बन वाला। तो ग्रुप 14 में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें लास्ट थ्री मेंबर कौन कौन है, जर्मेनियम, टीन और लेड। तो जर्मेनियम, टीन और लेड दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है, +2 +4, +2 +4, +2 +4। ये दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कंपाउंड बनाता है ना। तो ये दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ये कंपाउंड बनाता है तो ये जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज nth ऑक्सीडेशन स्टेट और ये +2 वाला जो है दिस इज N-2th ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जैसे आप लोग जाओगे तो फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घटेगा, तो स्टेबिलिटी जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का नीचे बढ़ता है, यानी कि लेड जो होता है ये +2 में मोर स्टेबल होता है बजाय कि +4 में। तो अगर कहीं पर लेड आप लोगों को दिख गया +4 में तो वो आराम से यानी कि आराम से स्पॉन्टेनियसली वो +2 में रिड्यूस होना चाहेगा। तो ये खुद रिड्यूस होना चाहेगा तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह काम करता है। तो बस ये क्वेश्चन भी वही है। यहाँ पर आप लोग जानो कि कार्बन जो है ये +4 में है, दिख रहा होगा आप लोग को, सिलिकॉन भी +4, जर्मेनियम भी +4, टीन भी +4
और लेट बी +4, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर +4 का स्टेबिलिटी घटता है। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम लिख दें कि स्टेबिलिटी, यहाँ पर अगर हम लोग लिखें कि स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इधर ज्यादा है, तो इधर कम स्टेबल है, तो ये जल्दी डिकम्पोज होगा, ये जल्दी रिड्यूस होगा। जल्दी रिड्यूस होगा मतलब ये तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बताओ तो इनमें से सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग पावर किधर होगा बच्चों? इधर होगा। सही है ना, यही था। यहाँ ध्यान से वो दिख रहा है ना तुम लोगों को, यहाँ पर मैंने ऑक्सीडाइजिंग पावर में एरो इस साइड लगा रखा है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किधर बढ़ेगा? इधर। यानी कि CO2 इज नॉट बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और PbO2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। अभी तक जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड करा था नेचर के आधार पर करा था कि एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोथेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड, ये ना 4 तरह से, जिसमें कि ये तीनों को मिला के 2 ही हम लोगों ने यहाँ पर देखा था और न्यूट्रल ऑक्साइड को तीसरा मान लिए थे। तो बस उसी तरह से ये तो था एसिडिक बेसिक कैरेक्टर के आधार पर ऑक्साइड का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड जो है वो कर रहे हैं नॉर्मल ऑक्साइड और पॉली ऑक्साइड में। यहां पर लिख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड कितने तरह से? 2 तरह से। एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड और एक को हम लोग सिंपली बोल देते हैं पॉली ऑक्साइड। क्लियर है ना? तो देखते हैं सबसे पहले नॉर्मल ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है बच्चों, नॉर्मल ऑक्साइड, तो नॉर्मल ऑक्साइड कुछ भी नहीं भैया, वो सारा ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन इज प्रेजेंट in -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे, उसे ही हम लोग सिंपली नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं। और अभी तक जितने भी ऑक्साइड का एग्जांपल आप लोगों ने देखा था ना, Na2O, MgO, CaO, Al2O3, N2O5, Cl2O7, N2O, NO, CO, CO2 वगैरह जो भी देखा अभी तक आप लोगों ने, वो सब का सब क्या था? वो सब का सब नॉर्मल ऑक्साइड ही था। ठीक है ना? जहां पर हर जगह ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप लोग निकालोगे तो हर जगह ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे, यानी कि वो सारा ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे उसे हम लोग नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड बच्चों? क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6, और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ही तो तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और जैसे ऑक्सीजन अभी न्यूट्रल था और 2 ऑक्सीजन लेगा तो अब 2- आयन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। और इस O2- आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लोगों से पूछा जाए तो वो कितने के बराबर होगा बच्चों? -2 के बराबर। तो जहां कहीं भी ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे उसे ही हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज? ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट, तो इस रिएक्शन से एक और चीज हम लोगों को समझने को मिला। यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है, न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी होती है। तो ऑक्सीजन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये तुम्हारा लेविस एसिड हुआ कि लेविस बेस? तो ये जो है लेविस एसिड की तरह काम करता है। मतलब वैसा सब्सटेंस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम लोग बोलते हैं एसिड, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा एक्ट एज, किस तरह से काम करता है? लेविस एसिड या फिर लेविस बेस। तो आप लोग जवाब दो कि लेविस एसिड होगा या फिर लेविस बेस होगा। तो इजिली आप लोग जानो कि ये लेविस एसिड होगा, लेविस बेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके O2- बनाना चाहेगा, सल्फर भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2- आयन बनाना चाहता है, इस वजह से ये दोनों का दोनों लेविस एसिड होता है। ठीक है, तो नॉर्मल ऑक्साइड बच्चों हम लोगों ने सीखा कि वो सारा ऑक्साइड जिसमें कि ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? नॉर्मल ऑक्साइड। और अब हम लोग देखते हैं पॉली ऑक्साइड। पॉली ऑक्साइड वैसा ऑक्साइड जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन रहे और ऑक्सीजन is not present in -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो इसका बहुत सारा एग्जांपल होता है, जैसे कि हम लोग बोले पेरोक्साइड सबसे पहले, उसके बाद और भी हो जाता है सुपर ऑक्साइड्स, और भी हो जाता है सब ऑक्साइड्स, और एक और हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे वो होता है मिक्स्ड ऑक्साइड। लेकिन मिक्स्ड ऑक्साइड दरअसल इसका
इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 3 तरह के ऑक्साइड के बारे में जानेंगे, वो क्या क्या, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और सब ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पेरोक्साइड्स क्या होता है। तो पेरोक्साइड वो चीज जिसमें 2 ऑक्सीजन रहे और दोनों ऑक्सीजन पर मिलाकर 2- रहे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक ऑक्सीजन रहे और उस पर O- रहे, ये नहीं है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कहने का मतलब 2 ऑक्सीजन रहे, पेरोक्साइड कहने का मतलब रहे कि O2 रहे और दोनों पर मिलाकर 2- रहे, तो देन दिस वन इज कॉल्ड पेरोक्साइड। क्लियर है बच्चों? तो ये O2- एक्चुअली रहता कैसे, 2 ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड बनाए हुए रहता है और एक माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पर रहता है और एक माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पर रहता है। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, -1, और इस ऑक्सीजन का अलग ऑक्सीडेशन नंबर हुआ -1, और 2 ऑक्सीजन साथ साथ रहे तो ही हम लोग उसे पेरोक्साइड बोलेंगे। पेरोक्साइड का कई सारा एग्जांपल होता है, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तो हम लोग रात दिन देखते रहते हैं, वो क्या है, H2O2। बाल वाल नहीं देखते हो, टिकटॉक वीडियो बनाने वाला ये बचवा सब क्या करता है, बाल जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे 7 अप स्टाइल में बाल रहता है, एकदम कलरफुल बाल। तो ये सारा बाल कैसे बनता है, H2O2 डाल देना आप लोग अपने कपाड़ पर, सब बाल इस कलर का हो जाएगा, ऑरेंज कलर का, ठीक है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, CrO5 है, Na2O2 है, ये K2O2 है, ये सब का सब जो है BaO2, ये सब का सब क्या है बताओ, पेरोक्साइड। CrO5 इंपॉर्टेंट है, CrO5 का स्ट्रक्चर हम लोग एक बार देख लेते हैं। CrO5 पर कई सारा क्वेश्चन आता है। CrO5 का यहाँ पर लिखते हैं CrO5, ठीक है ना। इसका बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसका BuTTRFLY टाइप स्ट्रक्चर होता है। वो कैसे, क्रोमियम है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ओ दिख रहा है, ये ऑक्सीजन इस तरह से। तो यही स्ट्रक्चर है क्या चीज का, CrO5 का। यहाँ गौर करना, इस ऑक्सीजन पर -1 है, 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 इस ऑक्सीजन पर -2 है, और ये क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा। तो यहाँ पर बोला जाएगा पेरोक्साइड कौन है, तो ये है पेरोक्साइड, ये है पेरोक्साइड, ये है पेरोक्साइड का ऑक्सीजन, ये है पेरोक्साइड, ये नहीं है पेरोक्साइड। दिखा ना क्यों नहीं है ये पेरोक्साइड, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस वजह से ये पेरोक्साइड है कि नहीं है बच्चों, नहीं है। तो दिख गया बच्चों, यहाँ पर पेरोक्साइड कौन कौन सा है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और ये 4 ऑक्सीजन, यानी कि पेरोक्साइड 4 ही है। ये 5वां जो है, दिस इज एक्चुअली ऑक्साइड, नॉट पेरोक्साइड, ठीक है। CrO5 जो होता है अनस्टेबल होता है। इवन जितना भी तरह का पेरोक्साइड होता है, ये जितना भी पेरोक्साइड होता है, ये सब का सब थर्मली अनस्टेबल होता है, और भी कई तरह से अनस्टेबल होता है। जैसे इंप्योरिटी पड़ गया तो ये अपने आप डिकम्पोज होकर नॉर्मल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब एक दो चीज जानकारी के लिए बताते हैं कि पीरियोडिक टेबल का कौन कौन सा एलिमेंट जो होता है वो पेरोक्साइड बनाता है। सबसे पहले हाइड्रोजन तो पेरोक्साइड बनाता है, वो हम लोग को सीधे दिख गया। लेकिन पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग अल्कली मेटल की बात करें और अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, तो लिथियम नहीं बनाता है पेरोक्साइड, याद रहा। सोडियम बनाता है, पोटेशियम बनाता है, रुबिडियम बनाता है, सीजियम बनाता है, याद कर लो। ये इतना सारा एलिमेंट जो है पेरोक्साइड बनाता है। यहाँ पर बेरिलियम नहीं बनाता है, मैग्नीशियम नहीं बनाता है, कैल्शियम नहीं बनाता है। ये तीनों जो है ये पेरोक्साइड बनाता है कि नहीं बनाता है, नहीं। स्ट्रोंशियम और बैरियम जो है ये पेरोक्साइड बना सकता है, ये आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इतना आप लोगों को याद रहना चाहिए। सोडियम का पेरोक्साइड क्या होगा, Na2O2, पोटेशियम का पेरोक्साइड क्या होगा, K2O2, रुबिडियम का क्या होगा, Rb2O2, सीजियम का क्या होगा, CS2O2, स्ट्रोंशियम का क्या होगा, SrO2, बैरियम का पेरोक्साइड क्या होगा, BaO2। तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी बोलता है स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड होता है SrO, बैरियम का ऑक्साइड क्या होता है BaO, तो BaO SrO ऑक्साइड है, BaO2 SrO2 पेरोक्साइड है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ये बोल दिया PbO2 है, BaO2 है, इन दोनों में बताओ कौन पेरोक्साइड है, तो BaO पेरोक्साइड है, PbO2 इज नॉट पेरोक्साइड, याद रखना। PbO2 CO2 ये सब पेरोक्साइड नहीं है। तो पेरोक्साइड होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें 2 ऑक्सीजन रहे बस, ऐसा नहीं सोचना कि 2 ऑक्सीजन है तो वो पेरोक्साइड हो गया। पेरोक्साइड होने का और भी बहुत सारा शर्त होता है, और वो ये शर्त होता है कि जैसे आप लोग गौर करो,
गौर ये करना है कि जैसे BaO2 का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो BaO2 एक्चुअली आयनिक कंपाउंड होता है, वो Ba2 प्लस और O2 2 माइनस में टूट गया तो O2 2 माइनस जो है यहाँ पर दो ऑक्सीजन आपस में लिंक है, दोनों पर माइनस चार्ज है, ठीक है। लेकिन CO2 को देखोगे तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें दो ऑक्सीजन इस तरह से कार्बन के साथ वो दो ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए मौजूद है। तो यहाँ पर देखो तो इन दोनों ऑक्सीजन के बीच आपस में कोई लिंक है नहीं है, तो इस वजह से ये पेरोक्साइड नहीं है और BaO2 एक्चुअली पेरोक्साइड है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है O2 पर माइनस, यानी कि दो ऑक्सीजन रहे आपस में लिंक भी रहे, दो ऑक्सीजन आपस में लिंक रहे और यहाँ पर माइनस चार्ज रहे तो उसे हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पर बताओ कि ये ऑक्सीजन अपना वैलेंसी कैसे पूरा करेगा। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का तो वैलेंसी पूरा है, दूसरे ऑक्सीजन का तो वैलेंसी पूरा ही नहीं है। दरअसल आप लोगों से पूछा जाए कि ये ऑक्सीजन अनसेटिस्फाई है कि ये ऑक्सीजन अनसेटिस्फाई है, तो आप लोग जवाब दोगे ये वाला ऑक्सीजन अनसेटिस्फाई। होता क्या, ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा सॉरी 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 और माइनस चार्ज आया तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो बताओ तो इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन इस ऑक्सीजन में देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन ही रह गया। तो इस वजह से अनसैचुरेटेड कौन है, ये। और इसी अनसैचुरेशन के होने के वजह से सुपर ऑक्साइड जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के वजह से ये स्टेबल होता है या फिर अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। सुपर ऑक्साइड का कई सारा एग्जांपल होता है जैसे कि KO2, RbO2 और CSO2। और सिंपली आप लोगों को याद रखना है कि ये तीन ही सुपर ऑक्साइड होता है। अल्कली मेटल बनाता है सुपर ऑक्साइड, अल्कली मेटल्स जो है वो सुपर ऑक्साइड में, अल्कली मेटल में है कौन कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इसमें ये नीचे का जो तीन एलिमेंट है ना, सिर्फ यही सुपर ऑक्साइड बनाता है। ये दोनों सुपर ऑक्साइड बनाता है कि नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। तो आप लोगों से पूछा जाए कि अल्कली मेटल में से, जैसे आप लोगों को पूछा जाए लिथियम, लिथियम किस किस तरह का ऑक्साइड बनाएगा, तो लिथियम सिर्फ Li2O नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। सोडियम किस किस तरह का ऑक्साइड बनाता है, तो सोडियम Na2O भी बनाता है, Na2O2 भी बनाता है, और Na2O2 और NaO2 नहीं बनाता, यानी कि ये दो तरह का ऑक्साइड बनाता है, -2 और -1, यानी कि पर सिंपल ऑक्साइड और परऑक्साइड। पोटेशियम की बात करें तो ये तीन तरह का ऑक्साइड बनाता है, K2O2 और KO2। तो यहाँ पर गौर करोगे ना, पोटेशियम में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, यहाँ पर -1 और यहाँ -1/2। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। रुबिडियम जो है Rb2O बनाता है, Rb2O2 बनाता है और RbO2 बनाता है। यहाँ -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ -1 और यहाँ -2। तो इसी तरह सीजियम भी क्या बनाता है, CS2O2 और CSO2। तो यहाँ पर देखो -1/2 है, यहाँ पर -1 है और ये -2। तो गौर कर रहे होंगे कि शुरू में जो भी है लिथियम सिर्फ एक तरह का ऑक्साइड बनाता है, सोडियम दो तरह का ऑक्साइड और परऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम तीनों तरह का ऑक्साइड बनाता है। यानी कि पोटेशियम को जब आप ऑक्सीजन के संपर्क में लाओगे तो अपने आप पोटेशियम, अगर एक्सेस ऑक्सीजन है तो वो तीनों तरह का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। तो ये इन सारे बातों को आप लोग याद रखना। अब होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल तो हो नहीं सकता है, तो पर सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 कैसे हो जाता है, जैसे KO2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2, तो ये फ्रैक्शनल हो गया ना। ये कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट है, फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो नहीं सकता है। तो जवाब होता है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली आता कैसे है, KO2 टूटेगा तो K प्लस O2 माइनस होगा, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। KO2 कैसा कंपाउंड है बच्चों, आयनिक कंपाउंड। तो ऑब्वियस सी बात है ये पानी में इस तरह से आयनाइज हो जाएगा। अब O2 माइनस को देखोगे तो यहाँ O पर माइनस है, सिंगल बॉन्ड O न्यूट्रल है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना, 0। तो इस परिस्थिति में इसका -1 है, इसका 0 है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1 + 0/2 दैट इज इक्वल टू -1/2। और इस तरह से ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को देखने को मिलता है। तो याद हो गया ना बच्चों, जल्दी से बताओ तो एक बार रिवाइज करते हैं। BaO2 बताओ परऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड के नॉर्मल ऑक्साइड, तो ये परऑक्साइड याद रखना। MnO2 बताओ तो परऑक्साइड की क्या, तो आप लोगों को याद रखना है सिंपल ऑक्साइड है। सिर्फ O2 देख लेने से काम नहीं चल जाता है। ये SrO2 बताओ परऑक्साइड के नॉर्मल ऑक्साइड के सुपर ऑक्साइड, तो ये जो है ये बच्चों परऑक्साइड है, ठीक है
है ना, याद रखना, ये सब कंफ्यूज नहीं होना। KO2 बताओ, पर ऑक्साइड की, सुपर ऑक्साइड की, नॉर्मल ऑक्साइड, तो ये सुपर ऑक्साइड है। तो यानी कि देख रहे हो सब में O2 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 है, लेकिन यहाँ पर खेल बिगड़ जाता है। MnO2 वगैरह जाता है, पूछता है कि O2 देख के बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। अब बच्चों हम लोग आते हैं सब ऑक्साइड में, कि सब ऑक्साइड जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम SUBOXID, सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड, और देखो यहाँ पर पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड के डेफिनेशन में ये बोला जाता है कि वैसा ऑक्साइड ऑक्सीजन का जिसमें मोर देन एक्सपेक्टेड ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है। तो बताओ, तो ये ऑक्सीजन रिच हुआ कि डेफिशिएंट हुआ? ये ऑक्सीजन रिच कंपाउंड हुआ, मतलब जितना होना चाहिए उतना ही ऑक्सीजन रहे तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑक्साइड, जितना रहना चाहिए उससे ज्यादा ऑक्सीजन रहे तो उसे हम लोग पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड बोलेंगे, और जितना ऑक्सीजन होना चाहिए उससे कम ऑक्सीजन रहे तो उसे हम लोग बच्चों क्या नाम देते हैं? सब ऑक्साइड। यानी कि सब ऑक्साइड में लेस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, लेस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन एक्सपेक्टेड, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा ऑक्सीजन होता है या उससे कम ऑक्सीजन होता है? उससे कम ऑक्सीजन होता है। तो सब ऑक्साइड में जितना ऑक्सीजन होना चाहिए उससे कम ऑक्साइड होता है। तो उसका एग्जांपल अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल होता है C3O2, N2O एटसेट्रा। तो N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन का सब ऑक्साइड, क्योंकि इसमें जितना ऑक्सीजन होना चाहिए ना उससे कम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है दिस वन, दिस इज कॉल्ड कार्बन सब ऑक्साइड। ओके, ये क्या चीज है बच्चों? ये कार्बन सब ऑक्साइड। और कार्बन सब ऑक्साइड को देखते हैं ये बनाते हैं कैसे। तो कार्बन सब ऑक्साइड हम लोग बनाते हैं इस तरह से, HOOCH2COOH। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं मेलोनिक एसिड, ठीक है ना। इस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं? मेलोनिक एसिड। इसको अगर आप लोग P4O10 मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, या P2O5 भी लिख सकते हो, इसके साथ 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो यहाँ से H2O निकल जाता है और C3O2 बन जाता है। और क्या बन गया बच्चों? कार्बन सब ऑक्साइड बन गया। तो क्वेश्चन आता है कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड। और बाकी चीजें इसमें पूछी जाती हैं तो वो आप लोग बता देना। जैसे यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछा जाएगा तो sp होगा, इस कार्बन का भी sp, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा बच्चों? sp होगा। और ये बनता है कैसे? मेलोनिक एसिड जो है ये यहाँ से OH दिया और एक OH यहाँ से निकल गया, दिख रहा है आप लोगों को, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गया। तो देखो तो कितना H2O निकला? 2H2O निकल गया। नहीं, OH H2 और OH सब निकल जाएगा तो 2H2O निकल गया तो बचा गया CO। और वही आपस में यहाँ पर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाता है और उसी डबल बॉन्ड के बनने के बाद ये कार्बन सब ऑक्साइड बनता है। बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, 6 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, फाउल स्मेल होता है। फाउल स्मेल कहने का मतलब एकदम सड़ा हुआ तुम लोग की तरह। और इन चीजों के बारे में हम लोग ग्रुप 14 में भी पी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं। जब 11th में ग्रुप 14 पढ़ाया था ना तो वहां पर भी इन चीजों को देखे थे। बस मेरा काम ये है कि आप लोगों को याद दिलाते रहना। आप लोगों को याद करना वो जरूरी नहीं है, आप लोग तो बाद में, आप लोग भगवान पैदा लिए हैं, आप लोग याद करके क्या कर लोगे। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं लास्ट टॉपिक जो कि है मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है? मिक्स्ड ऑक्साइड करने का मतलब होता है जिसमें कि कोई एलिमेंट एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे। यहां पर क्या है? मोर देन 1 एटम्स ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट which are in different oxidation state, which are in different oxidation state, ठीक है ना। कैसे? जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं तो याद रखने वाले बच्चों के लिए बहुत ही आसान है। Fe3O4, Mn3O4 और Pb3O4 सिर्फ 3 ही मिक्स्ड ऑक्साइड है। याद रहेगा बच्चों, सिर्फ 3 को मिक्स्ड ऑक्साइड है, नहीं याद कर लोगे रे, तो 3 ही मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो Fe3O4 जो है ये एक्चुअली होता किस रूप में है? Fe3O4 रहता है FeO डॉट Fe2O3, यानी कि Fe3O4 इसी दोनों का मिक्सचर। आप लोग देख लो, Fe और प्लस Fe2 दोनों मिला के कितना हुआ? 3 आयरन हुआ, और ऑक्सीजन 3 और 1 कितना हो गया? 4। इस Mn3O4 जो होता है ये ट्वाइस ऑफ MnO
और डॉट MnO2 होता है, ठीक है, या प्लस लिख लो। तो यहाँ पर देखो दो मैंगनीज और एक मैंगनीज, कुल मिला के 3 मैंगनीज हुआ, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हुआ। इसी तरह ट्वाइस ऑफ PbO डॉट PbO2 रहता है तुम्हारा कौन, यहाँ पर Pb3O4 में। तो 3 मिक्स्ड ऑक्साइड है, याद कर लेते हैं तीनों का क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आयरन का नॉर्मल वे में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ऑक्सीजन का -2 × 4 डिवाइडेड बाय 3, तो उस साइड गया तो प्लस, तो कितना आ जाएगा आयरन का 8/3। उसी तरह यहाँ मैग्नीज का भी निकालोगे तो ये भी 8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, यहाँ भी 8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। लेकिन फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट तो होता नहीं है। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आया कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो 3 आयरन है ना, तो 3 आयरन में से एक आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और 2 आयरन +3 में है। तो एवरेज निकालोगे तो 2 प्लस और 2 3, 3 + 3 डिवाइडेड बाय 3, तो देखो तो +8/3 आया ना। कुछ उसी तरह से यहाँ पर भी मैग्नीज 2 मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और एक मैग्नीज +4 में, तो देखो तो 2 + 2 + 4/3, तो देखो तो 8/3 आया ना। यहाँ पर भी 2 मैग्नीज +2 में है और एक मैग्नीज +4 में है, तो यहाँ भी 2 + 2 + 4/3 करोगे तो +8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, जो कि आप लोगों को निकल रहा होगा, याद भी करना है, इन चीजों को याद करना है। तो मिक्स्ड ऑक्साइड जो है उसके रिएक्शंस भी अलग अलग तरह से होते हैं। जैसे Fe3O4 है, मेटल का ऑक्साइड है, तो बेसिक होगा कि एसिडिक बेसिक, लेकिन इसे अगर आप HCl मतलब किसी एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ बन जाता है, जानते हो क्या, यहाँ बन जाता है FeCl2 प्लस ट्वाइस ऑफ FeCl3 प्लस H2O। बताओ तो ऐसा क्यों हो गया। दरअसल होता क्या है कि Fe3O4 जो है वो है क्या, FeO डॉट Fe2O3 प्लस HCl, नहीं कि ये Fe2O3 को ही यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, FeO डॉट Fe2O3 HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो बताते हैं FeO जो है HCl के साथ रिएक्ट करके ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा FeCl2 और Fe2O3 जहां पर आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो 2 आयरन है तो 2 गो FeCl3 बनाएगा। यहाँ देखो तो यानी कि एसिड बेस रिएक्शन में चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता है, इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। उसी तरह जैसे हम लोग यहाँ Pb3O4 को बताओ तो HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ट्वाइस ऑफ PbCl2 प्लस PbCl4 प्लस H2O अपना निकलना होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ जो Pb3O4 है वो एक्चुअली PbO प्लस PbO2 का मिक्सचर है। PbO भी कितना, 2 गो PbO है, तो यहाँ देखो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +4, तो +2 वाला जब HCl के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, ट्वाइस ऑफ PbCl2 बनाएगा, यहाँ पर +2 है, और ये +4 वाला जब ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो PbCl4 और बाकी H2O तो बनना ही है। H2O वो एसिड बेस रिएक्शन है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है ना, बस वही चीज। अब एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं मैग्नीज वाला। तो मैग्नीज का देखोगे Mn3O4, इसको बताओ तो HCl के साथ ट्रीट करेंगे, ये तुम लोग बताओ क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा ट्वाइस ऑफ MnCl2 और प्लस MnCl4 प्लस H2O, याद है ना। तो ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पर Mn3O4 जो है वो एक्चुअली MnO ट्वाइस ऑफ MnO डॉट MnO2 के साथ है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे यहाँ मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ मैग्नीज +4 में है, तो ये मैग्नीज +2 के साथ आएगा तो MnCl2 हो जाएगा, सही है। और ये +4 वाला जो मैग्नीज है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, MnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। मेरे ख्याल से शायद आप लोग समझ रहे होंगे चीजों को। तो ये बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया, क्या चीज, यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया ऑक्साइड। तो ऑक्साइड आज खत्म हो गया, और कल के लेक्चर में, कल जो है वो हम लोग जानेंगे किसके बारे में, OZONE। ये बहुत ही बड़ा लेक्चर है, तो ऑब्वियस सी बात है, डरा नहीं रहे हैं, ये लंबा लेक्चर होगा, LAMBA लंबा लेक्चर, ऐसे ये लंबा लेक्चर होगा, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम लगेगा, कल सुबह आएगा, तो कल सुबह आएगा, तो कल सुबह, रात में सवेरे सो जाना, सुबह में देखना है तुम लोगों को वीडियो लेक्चर। तो आप लोगों को मेरी बात सुनकर हंसी आ रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि होता क्या है, मैं भी करता था। हम लोग के जमाने में जब इंटरनेट होता था 1857 में, हम लोग करते क्या थे, सुबह में 5 बजे के उठेगा, कोई उठेगा क्या, यहाँ पर तो हम लोग सोए हुए हैं, सुबह में बेड पर टांग लंबा करके इस तरह से बेड में सोते हुए, ऐसे बेड का जमीन पर हम लोग सोते थे, खटिया पर। तो खैर जो भी है, तो बेड पर सोए हुए हैं, खर 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 खराटा ले रहे हैं,
5:30 का अलार्म लगा दिए, ALARM। 5:30 में हम लोग सुबह उठ गए, ठीक है। और अब धाए दुकुर मोबाइल निकाले, जैसे वीडियो आया वहां पर डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन कब से, DOWNLOAD, डाउनलोड। धाए से डाउनलोड लगाए और डाउनलोड लगा के दोबारा सूत गए, ठीक है। अपने डाउनलोड होगा, अपने डाउन, DO, क्या इसे स्पेलिंग होता है, DO जो है, DOWN, डाउनलोड हो गया। लेकिन डाउनलोड होने के बाद जब आप लोगों को वीडियो देखने की बारी आती है तो फिर आलस, फिर आलस, फिर आलस। लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हो ये करे क्यों है, इसका क्या कंसिक्वेंस होगा वो अभी मैं नहीं बताऊंगा। मैं अगले 7 से 8 दिन आप लोगों को जो आप लोगों को करना है वो करने के लिए मौका मैं आप लोगों को दे रहा हूं। और फिर मैं गाना गाऊंगा, मौका मौका, तब मजा आएगा। क्योंकि क्या कंसिक्वेंस होगा अभी मैं बताऊंगा ना तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। 7 दिन के बाद जब आप लोग महसूस करोगे कि सच, सर जो बोल रहे हैं कि ये सचमुच ऐसा हो रहा है मेरे लाइफ में पिछले 7 दिनों में, तब आप लोगों शायद थोड़ा बहुत रियलाइज करोगे। वो भी तब जब बच्चे पढ़ने वाले हों। अगर पढ़ने ही वाले नहीं होंगे तब तो कोई बात ही नहीं है, रियलाइजेशन का तो कोई बात नहीं। हम लोग डाउनलोड करके रखना, मोबाइल का डाटा वगैरह भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये टाइमिंग जो है ना, सुबह 5:30 बजे और शाम में 5:30 बजे, ये रूटीन सेट करने के लिए है, ROUTINE, रूटीन सेट करने के लिए। नियम बनाओ सुबह में पढ़ने का, शाम में पढ़ने का। ऑफलाइन और ऑनलाइन में मेन डिफरेंस यही होता है, मेरे साथ भी यही होता है कि मन करता है बाद में वीडियो बना लेंगे, बाद में वीडियो बना लेंगे। लेकिन टाइम जब सेट रहता है ना तो बात टाला नहीं जाता है। ऑफलाइन में मेरा तबीयत भी खराब रहेगा ना, और 2 बजे दोपहर का क्लास हम लोगों का रहता था, तो कितना भी तबीयत खराब रहता था इग्नोर नहीं कर सकते थे। लेकिन टाइमिंग सेट नहीं रहता है ऑनलाइन में कि कभी भी कुछ कर सकते हैं, तो होता क्या है कि इग्नोर मारते हैं। तो ये इग्नोर मारने का आदत जो है 4 महीने में इतना परिपक्व हो गया है कि अब आप लोग सीधा नहीं बल्कि उल्टा आदमी हो चुके हो। तो बस उल्टा को सीधा करने का ये कोशिश है कि सुबह और शाम, सुबह और शाम टाइम फिक्स कर रहे हैं, मतलब रूटीन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मेरे लिए आप लोग जानते हो जिसका चैनल है वो डाउनलोड का ऑप्शन जो है वो कैंसिल भी कर सकता है। मतलब हम चाहें तो जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें डाउनलोड का ऑप्शन कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बंदा पढ़े नहीं पढ़े। जैसे कि हुआ क्या था ना कि हम एक बार नहाने गए थे गंगा जी में, ये गंगा जी में नहा रहे थे, देखे गंगा जी में ना एक बिच्छू डूब रहा था, बिच्छुआ जो है डूब रहा था। तो हम क्या किए, हाथ में वो बिच्छू को ले लिए, हाथ में बिच्छू लिए, हाथ में डंक मारा, तो फिर से हाथ हिल गया, बिच्छू गिर गया। फिर से हम उसको बचाने का कोशिश किए, फिर से हाथ में बिच्छू को लिए और फिर बचाने, फिर डंक मारा। फिर बगल में जो मेरा दोस्त है बोला था क्या कर रहे हो बुढ़वा की, काहे ला बिच्छुआ को बचा रहे हो। लेकिन हम बोले नहीं, मेरा कैरेक्टर है, बिच्छुआ को बचाएंगे चाहे वो पढ़े या नहीं पढ़े। सॉरी, मतलब तुम लोग को नहीं बोल रहे हैं बिच्छू, लेकिन तुम लोग पढ़ो या नहीं पढ़ो, हम डाउनलोड का ऑप्शन इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा बच्चा होता है ना कि उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारा बच्चा है, तो किसी का टाइम में ट्यूशन है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, कोई क्लास तबीयत खराब है, तो बंदा वो डाउनलोड करना चाहे तो करके रख सकता है। लेकिन जो नॉर्मल है, सोने के लिए, इग्नोर करने के लिए, नाश्ता करने के लिए, खेलने के लिए, वो लोग ऐसा कर रहा है ना, तो बच्चा बड़ा तकलीफ में आ जाओगे तुम लोग। क्योंकि क्या कंसिक्वेंस होगा वो आप लोग खुद रियलाइज करोगे 7 दिन के बाद, जब मैं 7 दिन के बाद के कंसिक्वेंस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी आप लोगों को जो करना है करो। ओके, बाय बाय।